हकीकतन पाकिस्तान का कौमी असासा नेशनल फ्लैग बेरर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कितना बड़ा बोझ बन चुकी है। ये बड़े दुख की बात है कि एक ऐसी एयरलाइन और एक ऐसा अदारा जिसने के गल्फ कंट्रीज़ में जाके वहाँ की एयरलाइंस की बुनियाद रखी, जो कि अब दुनिया के बड़े जो है जो कामयाब तरीन एयरलाइंस में जिनका शुमार होता है, उसका खुद ऐसा हाल हो गया। और उसकी वजह भी आपने बता दी कि जब फ़ी जहाज़ आपके पास जो मुलाजमीन और बल्कि अफसरान की जो शरह है, ये एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो जितनी बदतर पीआईए की है, ये आपको कहीं इस तरह का हल नहीं मिलेगा। और अब मैं 18 जहाज़ चलाने के लिए 11,000 लोगों को जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। और फिर भी वो फ़्लाइट्स जो हैं वो परहैप्स इट अराइव्स की तरह आती है। पीआईए जो है वो शायद ये आ जाए, ये इसका मकूला स्लोगन जो है वो बन चुका है। ये पिछले कई आईएमएफ के प्रोग्राम्स में इसको प्राइवेटाइज करने की या इसको रिवाइव करने की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बातचीत चलती रही। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि हर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो है इंक्लूडिंग पीटीआई, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो उन्होंने इसकी प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत की, और जब वो हुकूमत में आती हैं तो हर एक ने इसकी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, और अभी तक नाकामी हुई। लेकिन यानी अब डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि पीआईए की जो है वो इंतजामी मामला तो एक अलग है, लेकिन जो पॉलिटिकल मामलात है, सियासी जमातों के जो अपने तरजीहात हैं, उनकी वजह से ज़्यादा इस इदारे को नुकसान पहुंचा। मेरा ख्याल है कि इसमें शायद वो वेटेज देना कि क्यों किसकी वजह से ज़्यादा पहुंचा, ये तो एम्पिरिकल नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली इंतज़ामी अमूर और सियासत, ये दोनों जो थे, ये इसकी हालत यहाँ तक लाने में उनका किरदार है। और बल्कि अगर आप देखें तो सियासत ही है ना जिसकी वजह से कि आप इसमें अंधाधुंध लोगों को पार्क करते चले गए। यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है वो अक्सर उनके फेल होने की वजह यह है कि वहाँ पे सियासी बुनियादों पे या मखसूस लोगों को नवाजने के लिए वहाँ पे वैकेंसीज भी क्रिएट होती रही, वहाँ पे लोगों को प्रमोट भी किया जाता रहा, और वहाँ पे लोगों को हायर भी किया जाता रहा, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। जो रही सही कसर थी वो जब पीटीआई हुकूमत में गुलाम सरवर साहब ने पायलट्स के मुतल्लक बयान दे के कि अक्सर के पास जो लाइसेंस हैं एविएशन के वो जाली हैं, वो उन्होंने पूरी कर दी। और उसके बाद यूरोप की फ़ज़ाओं में और नॉर्थ अमेरिका वगैरह में तो इसकी परवाज़ें जो हैं उनको वैसे ही तो अब अगर आप देखें तो इस वक्त का जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो बड़ा सिंपल है कि आपका अखराजात क्या होंगे और उसमें आमदनी आएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए आप अपने टैक्सेस बढ़ा दें, या एक्सपोर्ट बेहतर कर लें, या रेमिटेंसेस को बेहतर कर लें। और रेमिटेंसेस भी इस वक्त पीक पर पहुंची हुई हैं, एक्सपोर्ट भी आपकी पीक पे पहुंची हुई हैं। तो इसका मतलब है कि टैक्सेस जो है वो बढ़ाते चले जाएं, या फिर आप अपने अखराजात कम कर लें। और अखराजात में जो सबसे पहले अखराजात आते हैं वो हमारे खसारे में चलने वाले अदारों के हैं। वो पीआईए भी है, वो डिस्कोस भी हैं, वो स्टील मिल भी है। सर मैं आ रहा था जरा कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करता चलूं। इस वक्त 81 कमर्शियल इदारे हैं जो हुकूमत निज़ाम चल रहे हैं, जिन्हें हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहते हैं। इसमें कुछ जो है वो मुनाफा बख्श भी हैं और बड़ी तादाद जो है वो खसारे के हामिल इदारों की है। बहरहाल जो तकरीबन 50 के करीब जो जिन्हें हम प्रॉफिट टेकिंग एंटिटी कहा जाता है, उनका मुनाफा जो है वो कुल 568 अरब है, 568 बिलियंस। ये पिछले 2 साल के हवाले से अगर मैं स्टैट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जबकि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, खसारे में चलने वाले इदारे हैं, उनकी तादाद तो 31 है, लेकिन उनका खसारा जो है वो 1395 अरब है। यानी एक बहुत बड़ा डेट है जो कि खड़ा इस वक्त हो गया है।
अब हुकूमत जो है ये कहती है, और इंटरनेशनली भी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं, वहाँ ये बात कही जाती है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार के लिए मवाफ़िक़ हालात पैदा करना, पॉलिसीज़ फराम करना, पॉलिसी फ्रेमवर्क फराम करना होता है। तो अब पाकिस्तान में जो इदारे काम कर रहे हैं इस वक्त, जो SOEs हैं, उनमें जानना चाहूँगा कि क्या हुकूमत आउटराइटली सबसे निकल जाए या फिर जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनको कंटिन्यू करे? देखिए इमरान, ये केस टू केस बेसिस पे ये चीज़ें जो है ये डिसाइड होती हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हुकूमतें जो हैं वो अपना रोल इन्हांस कर रही हैं, लोगों को जो है फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ पे हमेशा तरजीहात होती हैं कि आपकी तरजीह जो है वो क्या है। और इसकी अगर मैं सादा मिसाल देना चाहूँ तो एक तरफ आप अपने किसी अजीज़ को, किसी दोस्त को जिसको के बीमार है, जिसको अपने बच्चे की फ़ीस देनी है, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, एक तरफ आप उसको जो है रकम अदा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपका एक दोस्त है जो रोज़ाना आपके पास आता है और वो कहता है कि वो गैम्बलिंग में जाके पैसे हार आया और उसको भी आपसे जो है मदद चाहिए। तो आपने जब तरजीह करनी होगी तो क्या आप उसको देंगे जो कि जुए में रोज़ाना जाके हार आता है, या आप उसको देंगे जिसका कि घर में खाने को नहीं, या जिसके घर में बीमारी है खुदा न खास्ता, या जिसकी बच्चों की फ़ीस नहीं पे हो रही। तो इसी तरह से सो आइडियली सर, आइडियली तो तरजीह यही होनी चाहिए कि जो अपने बच्चों की फीस पे नहीं कर पा रहा उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इनफैक्ट हो क्या रहा है कि जो मुसलसल खसारे में चल रहा है और जो पॉलिसीज़ की वजह से उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इंजेक्ट कर रही है। हकीकत तो ये है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि और आप देखें ना कि इस वक्त हुकूमत का जो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इस बजट के बाद, और मुझे और आपको हमें मालूम है कि ये बजट जो है ये सफ़ेद पोश तबके के लिए बहुत मुश्किल बजट होगा। लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स के लिए ये मुश्किल बजट होगा। अब इसमें हुकूमत की क्या तरजीह होनी चाहिए? हुकूमत की तरजीह ये होनी चाहिए कि वो टारगेटेड सब्सिडीज़ दे, सोशल सेफ्टी नेट को बढ़ाए। लेकिन सोशल सेफ्टी नेट को जो बढ़ाना है, पिछले साल का बेरियर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सालाना बजट है उसको देखिए, और फिर आप देखें कि आपके पिछले साल के फॉर एग्जांपल बिजली के जो थे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्या थे, वो डबल थे उससे। आप देखें कि PIA का खसारा कितना है, वो एक साल के बजट से दुगना खसारा है तकरीबन, जो कि PIA का अब तक आपका जो बन जाता है। आप देखें कि स्टील मिल का खसारा क्या है, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खसारा क्या है। तो हमारे पास सिर्फ एक बिस्प है जो कि 240 मिलियन के इस मुल्क के लिए सोशल प्रोटेक्शन फ्राहम कर रहा है। उसके लिए तो हमारे पास पैसे है नहीं है, और वो वहाँ पे इस वक्त हमें लगाने की ज़रूरत है। वहाँ पे IMF भी आपको मना नहीं करेगा, जितनी मर्जी टारगेटेड सब्सिडीज़ आप देते जाएं। तो इस वक्त बड़ा क्लियर है, इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, और हमें अब कुछ ड्रास्टिक डिसीजन जो है वो लेना होंगे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, ज़रा पॉइंट ये है टू द प्राइवेटाइजेशन। क्या प्राइवेटाइजेशन ही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है? क्योंकि अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में आपके बैंकिंग सेक्टर जो है उसको आपने प्राइवेटाइज किया, एक बड़ी सक्सेस स्टोरी। टेलको सेक्टर जो है, टेलीकॉम कंपनीज प्राइवेटाइज हुई सेक्टर में भी बड़ी सक्सेस एक स्टोरी रही। लेकिन एक KESC की उस ज़माने की प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी आज तक आवाम भुगत रही है। बहुत सारी है कि क्या प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक अल्टीमेट हल होगा या नहीं? ये कई की तो आपने बात की, दूसरा जो है वो आपके पास इत्तसालात की मिसाल है। PTCL के अभी तक वाजबात जो हैं वो इत्तसालात के पास फंसे हुए हैं काफ़ी सारे। बट सर वो तो मसला ये था ना कि प्रॉपर्टी जो वो टाइटलमेंट, उसकी जो इंटाइटलमेंट थी वो हम नहीं कर पाए। वो भी हमारा ही कसूर था कि जो हमने उनको प्रॉपर्टी देनी थी वो हम नहीं दे पाए। वो बहुत सारे केसेस प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हैं। वो कसूर तो हमारा था कि हम नहीं दे पाए। यानी मैं उसी नुक्ते पे आना चाह रहा था कि प्राइवेटाइजेशन फॉर द सेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन ना अच्छी है ना बुरी है। असल चीज़ तो ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आपका ऑब्जेक्टिव इक्विटी इकट्ठा करना है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव सर्विसेज को इन्हांस करना है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव एक ऐसे बिगड़े हुए अदारे को दुरुस्त करना है जो कि हुकूमती सरबराही में जिसको चलाया नहीं जा सकता? क्या आपका ऑब्जेक्टिव जो बिखरे हुए उसके उनको एक जगह पे कंसोलिडेट करना है और फिर देखना है कि हुकूमत के पास कौन से होने चाहिए और किनको आप
जो है शट ऑफ कर सकते हैं, जैसे पीटीसीएल के केस की बात हुई, या इसी तरह से अगर कल को हम रेलवे को प्राइवेटाइज बात करने की बात करेंगे तो वहाँ भी प्रॉपर्टी के बहुत से लिटिगेशन है वो आपके सामने आएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं है एसेट्स की। तो आपने देखना है कि प्राइवेटाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है और फिर उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने देखना है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं पीआईए की बात करता हूँ तो ये खसारे में चलने वाला अदारा है जिसको कि हमें जिसके बारे में कुछ सोचना है। जब हम टेलकोस की बात कर रहे थे तो उस वक्त हम सर्विसेज को इन्हांस करने की बात कर रहे थे। जब हम स्टील मिल की बात करेंगे तो हम शायद उसमें से सियासी असर रसूख जो है वो ख़त्म करके उसकी इनएफिशिएंसीज को ख़त्म करना चाह रहे होंगे। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि क्या आपको इसको अपराइट इसकी प्राइवेटाइज करना है, क्या आपने इसके शेयर जो है वो मेजॉरिटी शेयर बेचने हैं, इसके मिनॉरिटी शेयर्स बेचने हैं, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रखना है, या इसको प्लेज करके इससे इक्विटी जनरेट करनी है, और उसी हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बदल रही होगी। और प्राइवेटाइजेशन अच्छा, अब जाहिर है कि ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एक जल्दी नज़र आ रही है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जो इस वक्त इसेंशियल सर्विसेज एक्ट का जो लॉ नाफिज कर दिया गया है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? इससे पहले बारहा ऐसे हालात आए कि ऑपरेशंस जो है वो मुअत्तल करना पड़े या ऑपरेशंस कंटिन्यू करना, स्मूथ ऑपरेशंस मुमकिन ना रहा। इस एक पॉइंट को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, पीएमएलएन की जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें भी आपको याद होगा कि प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई और वहाँ पे जो जलसे जुलूस निकले, मुजाहरे हुए, उसमें गालिबन 1 या 2 कीमती जानों का ज़िया भी हो गया, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की वहाँ पे फायरिंग हुई कराची में। तो जाहिर है कि इस वक्त एसेंशियल सर्विसेज जो है मेरे ख्याल में 2 वजह से पीआईए में ये नाफिज की जा रही है। एक तो जो है इस किस्म के किसी मिसहैप से बचने के लिए जिसमें कि खुदा न खास्ता कोई इंसानी जानें जो हैं उनका ज़िया हो, और दूसरी तरफ इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये जो यूनियंस और जो बाकी जो वहाँ पे स्ट्राइक्स होंगी या बाकी इश्यूज बनते हैं उसको टैकल किया जा सके। अगर मैं या आप हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो हम किसी ऐसी जगह में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे कि हड़तालें चल रही हैं और यहाँ पे गेट्स बंद हैं और यहाँ पे अंदर एंटर होना जो है वही जो है वो पॉसिबल नहीं। तो ऐसे में कौन सा इन्वेस्टर है जो आएगा और वहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पोजीशन के ऊपर जो काम हो रहा है, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पे 6 महीने के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट नाफिज कर दिया गया उसके हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।